हम ये कहेंगे कि उस मामले में हमारा क्षेत्र काफ़ी कमज़ोर रहा है। और अगर आप बिहार के परिप्रेक्ष्य में सिर्फ आप देखें तो कोई भी बड़ी चीज़ आई है तो वो पटना, उससे बची तो नालंदा राजगीर, और उससे बचा तो दरभंगा, और उसके बाद हम लोग तो कभी आते ही नहीं हैं। उस पूरे देश में मकई का सबसे बड़ा ये प्रोडक्शन सेंटर है ये हमारा क्षेत्र। उसके बावजूद अगर पहला एक इथेनॉल प्लांट यहाँ अगर लगा तो ये कोई गर्व करने की बात नहीं है। यहाँ कम से कम 10 इथेनॉल प्लांट होने चाहिए। अब आप समझिए 2012, आज हम 2024 में बैठे हैं, तो 12 साल के बाद भी अगर ये सारी चीज़ें नहीं पूरी हुई हैं तो मैं इसको सही मायने का विकास नहीं मानता हूँ। एक कॉन्ट्रैक्चुअल प्रोसेस है जो चल रहा है, उसकी ना कंप्लीट हुआ है। अभी भी आप देखिए 6 लेन में बीच बीच में काम चल ही रहा है। आज भी विकास अवरुद्ध है, तो आपके नज़रिए से कारण क्या है? गुलाब बाग, जिसको हम पूरा इस क्षेत्र का सबसे बड़ा एग्रीकल्चर मार्केट बोलते हैं, उसकी मॉडर्नाइजेशन की बात हम लोग उस वक्त करते थे, आज से 20 साल पहले, और आज भी वही धूल फांक रहा है बेचारा। तो कहने का मतलब चीज़ें ज़रूर हुई हैं थोड़ी बहुत, बट उसके लिए मैं बहुत क्रेडिट किसी को देना नहीं चाहता, क्योंकि सब इस बात को समझते हैं कि जहाँ प्रशासन है, जहाँ सरकार है, वहाँ कुछ ना कुछ तो प्रोसेस होगा। वो हर जगह हुआ है। कैप्टन साहब, आज हम आपके पास इसलिए आए हैं क्योंकि कल VVIT पूर्णिया में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिस कार्यक्रम का नाम रखा गया था सीमांचल और कोसी का अवरुद्ध विकास अवरुद्ध, कुछ ऐसा ही स्लोगन था। वो क्या था? कौन सा कार्यक्रम आप आयोजित किए थे? मुकेश जी, जैसा अगर आप देखें, आप इसी क्षेत्र से आते हैं, और अगर आप एनालिसिस करें पिछले अगर 3-4 दशकों का कि कहाँ से कहाँ हम पहुँचे, तो आप देखिएगा एक शुरुआती दिनों में आप भी छोटे बच्चे रहे होंगे, आपको भी पापा ने बताया होगा कि पूर्णिया में टीवी आ गई है। उसका एक टावर बना था भट्टा के आगे जा कर के। तो बड़ी लोगों में खुशी थी कि चलो हमारे यहाँ टीवी आया, नई एक शुरुआत थी टेक्नोलॉजी की। कुछ वर्षों के बाद देखा कि वो जो मेटल का जो स्ट्रक्चर था वो गायब हो गई। तो लोगों से पूछा, भाई कहाँ गया ये टीवी टावर? तो बोला कि कटिहार चला गया। उसी हिसाब से अगर आप देखिए तो चाहे वो हमारा बस स्टैंड की स्थिति हो, चाहे हमारा, जैसे कि कहते हैं ना कि एक शहर का एक आईना होता है, एयरपोर्ट, बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन। तो एयरपोर्ट तो हमारे पास है नहीं। रही बात रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड की, तो उसकी हालत आप देखेंगे, बस स्टैंड एक तालाब से भी बदतर है। न यात्री के बैठने की कोई सुविधा है, न टॉयलेट की है, न बसों की पार्किंग की है। वहीं रेलवे स्टेशन अगर आप जाएं, जंक्शन की तरफ आप जाइए, तो जो फ्लाईओवर है वहाँ पूरा सब्जी का जो वेस्ट रहता है वो फेंका रहता है। छोटी सी गली सी है, आना जाना भी एक दुर्लभ है। तो कहने का मतलब ये तो छोटी छोटी एक उदाहरण है जिससे कि आप समझ सकते हैं कि शहर जो है एक तरह से किसी भी पब्लिक अम्यूनिटीज़ में बहुत पिछड़ गया। ये रही बात इंडस्ट्री की, ऑलमोस्ट नाम का एक मनंगा इंडस्ट्रियल एरिया है जहाँ कुछ इंटरप्रेनर अपना थोड़ा बहुत काम करते हैं। तो ओवरऑल अगर राज्य के स्तर पे और देश के स्तर पे आप देखें तो जो ज़िला हमारा 255 साल से पुराना है, 1770 का है, मतलब समझिए कि देश का सबसे पुराना ज़िला है, और उसके बावजूद आज अगर पूर्णिया और सहरसा, ये 2 कमिश्नरी जो है, जिसको हम कोसी या सीमांचल के नाम से कभी कभी पुकारते हैं, मैं उसको पूर्णिया और सहरसा कमिश्नरी के रूप में ज़्यादा कहना चाहूँगा। तो ये दोनों एस्पिरेशनल एरियाज़ में आता है, मतलब वन ऑफ द मोस्ट बैकवर्ड है। अगर आप पर कैपिटा इनकम में देखें तो वो वन ऑफ द लोएस्ट है। अगर लिटरेसी में आप देखें वो वन ऑफ द लोएस्ट है। तो कहने का मतलब ये सब बेसिक मानक होते हैं जो इंसान के विकास को दर्शाते हैं। तो ना हमारे यहाँ कोई मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर आया, बड़ी कोई फैक्ट्री लगी, ना हमारे जो ह्यूमन इंडेक्स डेवलपमेंट के हैं उसमें कोई बहुत अच्छा हमारा स्थान है। और हम विकास के पायदान में पूर्णिया और सहरसा कमिश्नरी जो है राज्य के साथ साथ राज्य भी सबसे निचले स्थान पर, और उसमें भी हम और भी निचले स्तर पर हैं। तो इसी पीड़ा के तहत ये था जो टैगलाइन दिया गया था, और उसको हमने भोला पासवान शास्त्री जी के से किया, क्योंकि हमारे क्षेत्र के बैरगाछी के हैं और आप जानते हैं 3 बार देश के राज्य के मुख्यमंत्री बने, भारत सरकार में मंत्री बने, राज्यसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन थे। तो इतनी बड़ी हस्ती हमारे क्षेत्र से आते हैं, उसके बावजूद हमारे क्षेत्र को किसी न किसी रूप में नेगलेक्ट किया गया। तो यही एक पीड़ा इस व्याख्यान के प्रति लोगों को एक जागरूकता फैलाने के लिए कि कैसे हम अपने हक की लड़ाई लड़ें, इसके लिए रखी गई थी। ये विकास अवरुद्ध है, लेकिन पिछले 10 वर्षों में अगर हम देखें तो पूर्णिया में मेडिकल कॉलेज बना, पूर्णिया में कृषि महाविद्यालय की स्थापना हुई, पॉलिटेक्निक कॉलेज बना, और शहर के बीचों बीच 6 लेन सड़क बना। ये हम सभी लोग
जान रहे हैं। और मौजूदा वक्त में मैं चर्चा करना चाहूँगा कि अभी लोकसभा चुनाव नज़दीक है और पूर्णिया के जो सांसद हैं वो बार बार ये गिना रहे हैं कि पिछले 10 वर्षों में जो कार्य हुए हैं वो कभी नहीं हुआ था। और ऐसा देखा जा रहा है कि जो अभी मैंने आपको गिनाया विकास के काम, तो क्या आप इसे विकास नहीं समझते हैं? मेडिकल कॉलेज का बन जाना, या फिर जो फैक्ट्री है एथेनॉल की फैक्ट्री लगी एक पूर्णिया में, बियाडा एक इंडस्ट्रियल हब के रूप में विकसित हो रहा है, हुआ नहीं है पूरी तरीके से, विकसित हो रहा है, वहाँ कुछ उद्योग लगे हैं। तो क्या ये विकास नहीं है? ये विकास अवरुद्ध कहाँ है, ये जानना चाह रहे हैं। नहीं, आपका सोचना जायज़ है। एक होता है नॉर्मल प्रोसेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट। जब आपके क्षेत्र में, आपके राज्य में एक सरकार है, एक चुनी हुई सरकार है, डेमोक्रेटिक प्रोसेस, तो उसको कुछ ना कुछ तो करना है। जब हम किसी एक ऑफिस में काम करते हैं, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट, तो हमें कुछ ना कुछ डेली एक आउटपुट दे करके अपने अधिकारी को देना पड़ता है। तो मैं ये मानता हूँ कि ये सारी चीज़ें जो बनी, इसकी क्या गुणवत्ता है, उसकी आउटपुट क्या है, वो लोगों को, और जहाँ आप मीडिया से हैं आपको ही पता है कि आज मेडिकल कॉलेज बनी, इतने सालों के बाद, कई साल बनने में लग गए, लेकिन क्या उसमें सारी फैकल्टीज़ हैं, पूरी हैं? स्टाफ, चाहे नर्स से लेके सपोर्ट स्टाफ से लेके जो टीचिंग स्टाफ है, वो क्या पूरी तरह हैं? क्या जितने मेडिकल इक्विपमेंट्स चाहिए वो अवेलेबल हैं? क्या मेडिसिन्स जो रिक्वायर्ड, जो गवर्नमेंट के पैनल के मेडिसिन्स हैं, वो सारी चीज़ें हैं? तो जहाँ तक मेरी जानकारी है उसमें घोर अभाव है। आप अपने सोर्स से भी पता कर लीजिए। मुझे जहाँ तक बताया गया है कि मेडिकल कॉलेज बिल्डिंग ज़रूर, वो भी 100% पूरा नहीं हुआ है। वो अगर आप जाएँ तो देखने से आपको प्रतीत होगा कि अभी भी वो अंडर कंप्लीशन स्टेज में है। तो उसमें बिल्डिंग से लेकर के मैन पावर और इक्विपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है इन टोटलिटी, उसकी अभी भी काफ़ी कमी है, जिसको पूरा करने की ज़रूरत है। उसी हिसाब से अगर आप इंजीनियरिंग कॉलेज को देखें, पॉलिटेक्निक कॉलेज को देखें, तो उसमें भी आपको ये जानना ज़रूरी है कि आज जो हमारे यूथ पढ़ रहे हैं, डिग्री हासिल कर रहे हैं, उस डिग्री का क्या वैल्यू है, कि उससे पता चलता है कि ऑन कैंपस प्लेसमेंट कितनी होती है, उसका वोकेशनल कैपेबिलिटी क्या है, उसकी एक जो गुणवत्ता है, उसको जो बाहर की इंडस्ट्री मापती है, उस हिसाब से हमारे बच्चे कहाँ कितना एब्जॉर्ब हो पा रहे हैं। तो उस समय हम कभी पूर्णिया इंजीनियरिंग कॉलेज का नाम नहीं सुनते हैं, ना ही पॉलिटेक्निक का कोई योगदान देखते हैं। हाँ, 6 लेन सड़क बन जाना, आज ये मुझे याद है जब मैं यहाँ 2011 से 13 स्टेशन कमांडर था, उस वक्त के डीएम, कमिश्नर, इन सब के साथ हम लोगों की चर्चा होती थी। हमारा फायर टेंडर निकलने में मधुबनी में बाज़ार पे मंदिर में फंस जाता था। कई बार हमने फायर टेंडर को भेजा था। जो रेलवे का एक्सीडेंट हुआ, वहाँ गुलाब बाग मार्केट में आग लगी, वहाँ कस्बा के इंडस्ट्रियल एरिया में केमिकल लीकेज हो गया, तो वहाँ हर वक्त दिक्कत होती थी। उस वक्त हमने इसको ऑफिशियल स्टेट पे लिया था कि सड़कों का चौड़ीकरण और बाईपास मधुबनी का बनना बहुत ज़रूरी है, अगर इस तरह के हम सिविल एड में अपनी चीज़ों को भेज सकें। तो उसके बैकग्राउंड में ये सारी इस प्रोजेक्ट शुरू की गई थी। अब आप समझिए 2012, आज हम 2024 में बैठे हैं, तो 12 साल के बाद भी अगर ये सारी चीज़ें नहीं पूरी हुई हैं, तो मैं इसको सही मायने का विकास नहीं मानता हूँ। एक कॉन्ट्रैक्चुअल प्रोसेस है जो चल रहा है, उसकी ना कंप्लीट हुआ है। अभी भी आप देखिए 6 लेन में बीच बीच में काम चल ही रहा है, ब्रिज का भी काम पूरी तरह से हुआ नहीं है। अब आप जो रोड का डिवाइडर देखेंगे, वो डिवाइडर के नाम पे 6 इंच का है, गाड़ी उधर किधर आ जाए पता नहीं चले, तो एक्सीडेंट का होने का खतरा हर वक्त बना रहता है। स्ट्रीट लाइट्स उस पर अभी तक नहीं लगी। बाईपास का अभी पूरा लेन हाफ कहीं बना है, कहीं नहीं बना है, वो भी आप देख लीजिए मधुबनी से। तो कहने का मतलब इन सारी चीज़ों में गुणवत्ता की घोर कमी है, एक टाइम बाउंड मैनर में कंप्लीट नहीं हुआ है। और जहाँ तक सवाल है, हम एक बड़े विकास की बात करते हैं, तो ये सब छोटे मोटे आयाम हैं जो नॉर्मल रूटीन एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस पे होने ही होने हैं। इसमें कोई बहुत तारीफ़ और बहादुरी की बात नहीं है। बड़े विकास की बात जब हम करते हैं तो वो होता है कि हमारे यहाँ बड़े प्राइवेट इन्वेस्टमेंट क्या आए, हमारे यहाँ सरकारी कोई बड़ी इंडस्ट्री लगी क्या, जिससे कि लोगों को जॉब मिला। वो सारी चीज़ें जो है एक शहर का और एक क्षेत्र का दर्शाता है कि पूरे क्षेत्र में जो हमारे किसान भाई लोग हैं, उनकी आय कितनी बढ़ी। उनके जैसे आप इथेनॉल प्लांट की आपने बात किया, आप बताइए कि पूरे देश में मकई का सबसे बड़ा ये प्रोडक्शन सेंटर है ये हमारा क्षेत्र। उसके बावजूद अगर पहला एक इथेनॉल प्लांट यहाँ अगर लगा, तो ये कोई गर्व करने की बात नहीं है।
यहाँ कम से कम 10 एथेनॉल प्लांट होने चाहिए, जो हमारी कैपेसिटी है। तो यहाँ से मकई जा कर के और देश और दुनिया में दूसरी जगह फैक्ट्री में इस्तेमाल हो और हमारे किसान को सही रेट ना मिले, तो ये तो बहुत दुख की बात है। तो मैं ये कहूँगा कि ये गुलाब बाग मंडी होने के बावजूद भी, गुलाब बाग, जिसको हम पूरा इस क्षेत्र का सबसे बड़ा एग्रीकल्चर मार्केट बोलते हैं, उसकी मॉडर्नाइजेशन की बात हम लोग उस वक्त करते थे, ऐसे 20 साल पहले, और आज भी वही धूल फांक रहा है बेचारा। तो कहने का मतलब चीज़ें ज़रूर हुई हैं थोड़ी बहुत, बट उसके लिए मैं बहुत क्रेडिट किसी को देना नहीं चाहता, क्योंकि सब इस बात को समझते हैं कि जहाँ प्रशासन है, जहाँ सरकार है, वहाँ कुछ ना कुछ तो प्रोसेस होगा। वो हर जगह हुआ है, बट जिस रफ्तार में होनी चाहिए, जिस स्केल में होनी चाहिए, उसमें हम बहुत पीछे हैं। आज भी विकास अवरुद्ध है, तो आपके नज़रिए से कारण क्या है? हाँ मुकेश जी, जहाँ विकास अवरुद्ध का अगर कहें तो दर्जनों कारण हो सकते हैं और हैं, आप भी जानते हैं, मैं भी समझता हूँ, लेकिन उनमें कुछ मुख्य कारणों को करूँगा तो उसमें सबसे पहला जो होगा वो एक लीडरशिप की कमी। वो इसलिए मैं कहता हूँ कि हमारे देश में डेमोक्रेटिक व्यवस्था है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है। इस व्यवस्था में जब तक कि हमारे जनप्रतिनिधि लोएस्ट वार्ड कमिश्नर से लेकर के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तक, जो मंत्री जो भी हैं, जिसको जो जवाबदेही दी गई है, वो अगर अपने स्तर से हर प्रशासन के साथ रूटीन लाइजनिंग करके चीज़ों को, प्रोजेक्ट्स को आगे नहीं बढ़ाते हैं, तो कहीं एक पत्र लिख देने से और कहीं एक शब्द बोल देने से काम नहीं होता है। ये पूरा देश जानता है, पूरा विश्व की व्यवस्था यही है। जहाँ भी कोई आपको कुछ प्रोजेक्ट लाना है, कुछ काम करना है, तो उसके लिए आपको निरंतर प्रयास करना पड़ेगा जब तक कि वो ज़मीन पर उतर नहीं जाता है। उस मामले में हम ये कहेंगे कि उस मामले में हमारा क्षेत्र काफ़ी कमज़ोर रहा है। और अगर आप बिहार के परिप्रेक्ष्य में सिर्फ आप देखें तो कोई भी बड़ी चीज़ आई है तो वो पटना, उससे बची तो नालंदा राजगीर, और उससे बचा तो दरभंगा, और उसके बाद हम लोग तो कभी आते ही नहीं हैं उस पर। ऑन द कॉन्ट्ररी, जो कुछ हमें गलती से मिला तो वो भी आपने देखा होगा विगत वर्षों में वो चला गया। जैसे आपको टीवी टावर का मैंने बोला, वो बगल के ज़िला में चला गया। हमारे पास एसबीआई का ट्रेनिंग सेंटर इतना बड़ा था, जिसकी अपनी ज़मीन थी, अपने क्वार्टर्स थे, और आज तक सबके समझ से परे है कि उसको शिफ्ट करके यहाँ से भागलपुर कर दिया गया किसी प्राइवेट रेंटेड एकोमोडेशन में, जो हर लॉजिक के खिलाफ है। वो हो गया। BSNL की भी एक बड़ी यहाँ ऑफिस हुआ करती थी, वो भी किसी और ज़िला में शिफ्ट हो गया। तो कहने का मतलब वो आया तो वैसे ही कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं, और जो कुछ था भी ज़िला के पास वो भी धीरे धीरे करके किसी और अपने नेता अपनी इफेक्टिवनेस को दिखाने के लिए अपने ज़िला में ले गए, और हमारे जनप्रतिनिधि उसमें फेल हो गए। जब आप अच्छे और बुरे लीडरशिप की बात करते हैं तो मैं आपको याद दिला दूं कि पूर्णिया से 90-91 में राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव पूर्णिया के सांसद हुए, जो आज बिहार ही नहीं देश के बड़े नेता में से जाने जाते हैं वो। उसके बाद उदय सिंह उर्फ पप्पू सिंह हुए, और नीतीश कुमार की नाक बचाने वाले संतोष कुमार कुशवाहा भी पूर्णिया से सांसद हुए। लगातार 33 वर्षों से ये सभी पूर्णिया में सांसद हैं। तो क्या इनमें लीडरशिप की कमी है? जो लीडर में गुण होने चाहिए वो गुण इनमें नहीं है? देखिए मुकेश जी, ऐसा है जैसे कि आपने जिन हमारे महानुभावों का नाम लिया, ये क्षेत्र के हर नागरिक जानते हैं कि पिछले 3 दशकों से ऊपर ये हमारे प्रतिनिधित्व कभी न कभी करते रहे हैं, और इन सबों को काफ़ी मौका दिया। 3 दशक से ज़्यादा कहने का मतलब हुआ ऑलमोस्ट 3 जनरेशन। लेकिन उसके बावजूद आज हम बैठे हैं और अपनी इस क्षेत्र की पीड़ा भी आप समझते हैं कि, और आप भी इस बात को समझते हैं कि बहुत कुछ क्षेत्र हासिल नहीं कर पाया। तो ये बात अपने आप में क्लियर हो जाता है कि लीडर होना एक बात है, और उसका कार्यान्वयन करना, उसका आउटपुट देना क्षेत्र को, वो दूसरी बात है। ये मैं मानता हूँ कि जब डेमोक्रेसी है तो कोई ना कोई एक MLA बनेगा, कोई एक MP बनेगा, उसी में से कोई मंत्री बनेगा। तो आप देखेंगे कि ये सब एक नेचुरल प्रोसेस के तहत होता है। लेकिन वो क्या हमारे क्षेत्र के लिए राज्य सरकार से या भारत सरकार से ला पाता है, ये बहुत बड़ी बात होती है। जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा कि अगर मैं दिल्ली में भारत सरकार में अगर पिछले 10-12 साल से रहा, तो मैं एक ट्रेंड देखता हूँ कि अगर कोई डेलीगेशन महाराष्ट्र की है, कर्नाटक की है, तमिलनाडु की है, या इवन गुजरात की और उड़ीसा तक का स्टेट, अगर भारत सरकार के किसी डिपार्टमेंट में आते हैं किसी प्रोजेक्ट के लिए, तो देखिए अक्रॉस द पार्टी एक पूरी ग्रुप आती है 5-10 पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव के रूप में,
और वो मांग करती कि हमारे यहाँ इतने बड़ी ये प्रोजेक्ट है, इसको हम चाहते हैं, हमारे यहाँ ये खनिज पदार्थ है, ये रॉ मटेरियल है, ये एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, ये इंडस्ट्री लगनी चाहिए, और ये हमारे यहाँ कम्युनिकेशन की सुविधा, एयरपोर्ट बननी चाहिए, रेलवे में नई ट्रेन वंदे भारत और उस तरह की ट्रेन आनी चाहिए। तो उस तरह की मांग लेके आते हैं। ये कल्चर मैं बिहार के परिप्रेक्ष्य में ऑलमोस्ट नगन देखा हूँ, मैंने आज तक इसको देखा नहीं। एक आध बार जो हमने प्रयास किया एयरपोर्ट के लिए सारे अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को समेट करके मंत्री के पास ले जाने का, वही है मैं देख सकता हूँ। और एज ए जर्नलिस्ट आप भी अगर अपनी याददाश्त पे जोर डालें तो मुझे नहीं लगता उसके अलावा आपको कभी कोई दूसरा उदाहरण मिला होगा कि जो एम्स के लिए हम लेके गए और मेडिकल कॉलेज के लिए, एम्स मेडिकल कॉलेज के लिए लेके गए और उसके बाद एयरपोर्ट के लिए, इन्हीं दो इंसिडेंट पे आपने देखा होगा कि हमारे जनप्रतिनिधि एक साथ गए। अदरवाइज़ आप देखिए होइएगा कि ऐसा कोई हमारे यहाँ एक तरह का रूप नहीं है कि लोग जाएं और जैसे कि प्रोजेक्ट्स लेकर के आएँ। तो रही बात अब इन नेताओं की, इन्होंने क्या दिया ये आप सबको मालूम है। क्या इस क्षेत्र का विकास हुआ है पिछले 35 सालों में, किसी से छिपा नहीं है, इसमें ज़्यादा बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर हुआ होता तो आज अवरुद्ध विकास विषय पे हम चर्चा ही नहीं करते। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है और क्षेत्र की जनता को इस बात को समझना पड़ेगा कि कभी कभी जो कहते हैं ना कि जो हम चेंज चाहते हैं वो चेंज, एक इंग्लिश में कहावत है, बी द चेंज दैट यू वांट टू सी। जो आप बदलाव आप जो चाहते हैं वो आप अपने आप से शुरू करें। अगर आप एक टाइप्ड हो जाएंगे किसी ढर्रे में कि हाँ बस यही है और इसी को हमें लाना है, तब आप उसी चक्रव्यूह में फंसे रहेंगे। आपको एक नई सोच के साथ एक नई पहल, और जो हमने इसमें टैगलाइन भी दिया था, एक नई सोच, एक नई पहल, न जात न पात सिर्फ विकास। तो मैं चाहूँगा कि ये सोच को यहाँ की जनता आगे बढ़ाए और उसके तहत काम करे। तो मुझे अवश्य, यहाँ की जनता पे मुझे पूरा विश्वास है, वो बहुत उद्यमी हैं। जो भी विकास हुआ है इस क्षेत्र में पिछले विगत वर्षों में, तो आप चाहे कोई इंजीनियरिंग कॉलेज है, कोई स्कूल है, कोई इंडस्ट्री है, कोई बिजनेस कमिटमेंट है, तो वो सब आप देखेंगे सब इंडिविजुअल एफर्ट है। मेजॉरिटी अगर 90% विकास पूर्णिया क्षेत्र का अगर आप देखेंगे तो इंडिविजुअल का एफर्ट ज़्यादा है और प्रशासनिक और एक सरकारी आमला का जो विकास होना चाहिए जो बड़े स्केल पे, वो बहुत कम दिखता है। तो इसलिए मैं कहूँगा एक नई सोच, एक नई पहल, और उसका ये है कि न जात न पात सिर्फ विकास की बात। कल के कार्यक्रम में एक चीज़ देखने को मिला कि आप सभी लोगों को, जो भी अतिथि, मुख्य अतिथि आए हुए थे, उनको आप उजला फीता गले में डाल रहे थे, वो क्या था? हाँ देखिए मुकेश जी, मैं जो देखता रहा हूँ अपने क्षेत्र में कि एक कोसी और पूर्णिया कमिश्नरी में के क्षेत्र में जब देखता हूँ कि कोई भी जो हमारे गेस्ट आते थे तो उसको एक सिंबॉलिक वेलकम के रूप में उनको एक पग कपड़े की जो टोपी होती है दरभंगा साइड के, जिसको पग बोलते हैं, उसको पहनाते थे। तो मैं बहुत सालों से सोच रहा था कि क्यों नहीं हम अपनी एक, हमारी इतनी रिच कल्चरल और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, तो उस चीज़ को सामने लाया जाए। तो ये मेरे दिमाग में सोच चल रहा था, जिसको कि हमने एक मूर्त रूप दिया, उसको ड्राइंग बनाई उसकी, और एक हमारे आर्टिस्ट हैं हमारे अपने पूर्णिया के गुलुदा, उनसे हमने चर्चा की और उन्होंने उसको ज़मीन पे उतारा, वो बनाया। वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि उसके पीछे हमारा हिस्ट्री और कल्चर जो इसमें सब है। ये देखिए, ये जो है अगर आप देखेंगे बीच में, और नज़दीक आ जाओ, बीच में पुरैन का पत्ता है, बीच में पुरैन का पत्ता है। तो हमारा ऐतिहासिक रूप में आप जानते हैं कि पूर्णिया का नाम पुरैनिया से, पुरैनिया ही लोग पूरा पहले बोलते थे, तो वो नाम जो है पुरैन पत्ता से पुरैनिया ऊपर हमने लिखा है। फिर हमारी जो मेजर रिवर यहाँ पे जो महानंदा और कोसी रिवर बेसिन है, वो हमने दिखाया है, कोसी नदी और महानंदा नदी और सबसे नीचे गंगा नदी। ये हमारी प्रमुख नदियाँ हैं हमारे इस क्षेत्र में। और इसलिए तो पुरैन का पत्ता, नाम पुरैनिया, और ज़िला 1770 ईस्वी में बना, जो ओल्डेस्ट डिस्ट्रिक्ट के रूप में ये आता है, और बहुत सारे हमारे कमिंग जनरेशन के बच्चों को नहीं पता है। तो हिस्टोरिकल जो बैकग्राउंड उसको दिखाया हमने, हमारी जो अपनी आइडेंटिटी थी पुरैन पत्ता का, वो हमने दिखाया है, और इन सब के ऊपर हमने अपने राष्ट्रीय ध्वज का जो कलर है, ग्रीन, वाइट और सैफरन, वो तीनों कलर को दिखाया। तो इस तरीके से हमने राष्ट्र और क्षेत्र दोनों के ऐतिहासिक और कल्चरल जो एक वैल्यू है उसको हमने इसमें, हिस्टोरिकल जो है एस्पेक्ट, उसको इसमें समावेश किया है। और इसी के रूप में
और ऊपर हमने अपने फाउंडेशन का नाम लिखा है, जिसको कोई भी बदल करके जो भी चाहें, किसी भी स्कूल के, कॉलेज के या कोई भी संस्था, बस सिर्फ ऊपर वाले को बदल सकते हैं, रेस्ट ये सबके लिए कॉमन हो सकता है, क्योंकि ये क्षेत्र को दर्शाता है। तो इसी का हमने ये किया है, जो हम जैसे किसी भी, अब यहाँ हम किसी गेस्ट को जो आए तो हमने उनको ये दे करके वेलकम किया कि हमारी जो एक अपनी आइडेंटिटी है इससे देख। तो ये एक हम चाहेंगे कि हमारे इस क्षेत्र के लोग अपनी एक पहचान लेकर के, हमारी खुद की पहचान, उसको स्थापित करने के लिए हमने ये इसका सृजन किया है। अब देखते हैं आने वाले समय में हमारे क्षेत्र के लोग इसको कितना एक्सेप्ट करते हैं। देखिए, जब आप इस पुरैन के पत्ते का जिक्र किए तो मुझे याद आ गया कि मिथिला में पान, माछ और मखान, ये 3 चीज़ बहुत ही प्रसिद्ध है और बड़ी स्वादिष्ट है। देश विदेश में बड़ी धूम मचाता है यहाँ का मखान। तो आपको ऐसा लगता है कि जिस तरीके से मखाना उद्योग की तरफ, मखाना उद्योग जिस तरीके से लगना चाहिए था, यहाँ उत्पादन होता है तो यहाँ ज़्यादा संख्या में फैक्ट्रियाँ लगनी चाहिए थी। सही बात। पान के लिए कुछ विशेष कार्यक्रम चलाया जाता कि पान की खेती को और बढ़ावा दिया जाता। मछली के लिए तो खैर सरकार कुछ काम कर रही है, मत्स्य पालन के लिए कुछ काम कर रही है। तो आपको लगता है कि इस रूप में डेवलपमेंट हो रहा है इस दिशा में? नहीं मुकेश जी, आपने बहुत अच्छा विषय उठाया और आपको मैं थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाने की कोशिश बताऊँगा कि आप देखिए हमारे क्षेत्र में, जैसे आपने कहा कि मछली लोग बहुत पसंद करते हैं, नेचुरल है क्योंकि नदी नाले तालाब हमारे आसपास थी, तो लोग वाजिब है उसको पसंद करेंगे। लेकिन जितनी हमारी ज़रूरत है आबादी को देखते हुए राज्य में, तो आप देखिएगा लाखों टन मछली हम आंध्रा और तेलंगाना से इंपोर्ट करते हैं, जो बताइए आज पैकेट में आज वह आ रहा है। ये बहुत दुर्भाग्य का विषय है। और बहुत साल पहले जब मैं यहाँ स्टेशन कमांडर था चुनापुर में, तब हमने यहाँ के उस वक्त के प्रशासनिक अधिकारी में ये बात उठाई थी कि हमारी इतनी बड़ी बड़ी धार हैं, तालाब हैं जो नेचुरल पड़ी हुई हैं, सालों भर उसमें पानी रहता है, लेकिन कोई उसका एक्सप्लॉयटेशन नहीं, उसके अंदर से मछली हम नहीं पैदा कर पाते हैं, वो जलकुंभी से भरा रहता है ये। तो उन्होंने बोला कि हमारी कुछ पॉलिसी ऐसी है कि हम उसको सिर्फ एक पर्टिकुलर जाति वर्ग के लोगों को ही दे सकते हैं और उसको हम उसका ऑक्शन करके और लोगों में कमर्शियल डेवलपमेंट नहीं कर पाते हैं। तो मुझे बड़ी चिंता हुई कि मैंने कहा कि इसको क्यों नहीं एक पॉलिसी के तहत ऐसा बनाया जाए कि उस जाति वर्ग के लिए 20% 25% आप रख दीजिए। बैलेंस को तो आप दे सकते हैं जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो फिशिंग में जाना चाहते हैं, जिससे क्षेत्र को रेवेन्यू मिलेगी, आय मिलेगी और हमारी मछली देश विदेश में जाएगी। लेकिन वो मुझे लगता है अभी तक नहीं हुआ। आप जलालगढ़ साइड में जाएंगे, एक तालाब हमने देखा उस दिन जहाँ पे कि वार्षिक मेला भी लगता है और उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, जलालगढ़ में है वो। तो उस तालाब की लंबाई मैं समझता हूँ कम से कम 300 मीटर लंबा है, इतने विशाल है वो। मैसिव समझिए तालाब नहीं, वो लेक है, लेकिन ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो कहने का मतलब हमारी जो वाटर रिसोर्सेज है उसमें हम फिश का डेवलपमेंट और प्रोडक्शन इतना लार्ज स्केल पे कर सकते हैं अगर हम उसको सही तरीके से करें, जिसके लिए सरकार को आगे पॉलिसी बनानी पड़ेगी और उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। उसी हिसाब से आप पान देखेंगे, आप बड़े बड़े शहर में जाइए, दिल्ली में जाइए, आप साउथ एवेन्यू, नॉर्थ एवेन्यू, कहीं बड़े कॉर्नर प्लेस आप देखिएगा, दर्जनों वैरायटी के पान बना के लोग देखते हैं और 20 रुपये से लेकर के 300, 400, 500 रुपये तक के पान, और लोग बड़े चाव से उसको खाते हैं। तो कहने का मतलब वो जो एक वैरायटी, एक जो क्वालिटी इंप्रूवमेंट जो कहते हैं, अपग्रेडेशन जो कहते हैं, जो हमारे के यहाँ के अगर कारीगर और वो दुकानदार उस तरह करते तो उनकी रेवेन्यू यहाँ मिलती। यहाँ से सिर्फ पान का पत्ता जाता है और मुश्किल से 1 रुपये 2 रुपये में जाता होगा और वही पान वहाँ सैकड़ों रुपये में वो बना करके उसको मॉडिफाई करके कमाते हैं। तो उस पर भी एक इंस्टीट्यूशनल वे में यहाँ के लोगों को हुनर अगर दिया जाता तो उससे भी उसमें इनकम ज़्यादा होता। और तीसरी चीज़ आपने बोला मखाना। अब मखाना ठीक है, यहाँ से प्रोडक्शन हो रहा है, हम रॉ मटेरियल पैदा कर रहे हैं, लेकिन मैं कई ऐसे एंटरप्रेन्योर हैं मखाना के हरदा साइड में, गढ़नौली साइड में, जिनसे मैं मिलता रहा हूँ। सबकी पीड़ा यही है कि सर जो कुछ कर रहे हैं हम अपने ही स्तर से कर पा रहे हैं, हमें एक इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट, चाहे फाइनेंस का हो, चाहे टेक्नोलॉजी का हो, चाहे मार्केटिंग का हो, वो नहीं मिल पाता है। जो भी वो बाहर भेज पा रहे हैं वो अपनी पर्सनलाइजिंग पे भेज पा रहे हैं। तो रॉ मटेरियल है, प्रोडक्शन एक लिमिटेड वे में अपना यहाँ हम कर रहे हैं जो फिनिश प्रोडक्ट कहते हैं, लेकिन उसी का अगर लार्ज स्केल पे हो और उनको एक सप्लाई चेन सरकार दे, बड़े बड़े जो मार्ट्स हैं, मॉल्स हैं, वहाँ अगर जाएं तो जो मेन बेनिफिट है, प्रॉफिट है
वो हमारे लोकल किसानों को मिलेगा। तो ये 3 चीज़ जो आपने कहा, उसमें भी हमें बहुत कुछ करने की ज़रूरत है, जिससे कि हमारे किसान यहाँ लोकल और यहाँ के लोग उस बेस्ट प्रोड्यूस का फ़ायदा उठा सकें और उनका इनकम ऑटोमेटिकली इससे बढ़ेगा। इसमें भी हमें बहुत कुछ काम करने की ज़रूरत है। चलिए, ये थे ग्रुप कैप्टन विश्वजीत सिंह जी। इनका नज़रिया पूर्णिया के विकास में जो अभी तक अवरोध पैदा हुआ है वो इनका नज़रिया है। आपकी नज़र में विकास अवरोध क्यों है पूर्णिया का? पूर्णिया ही नहीं बल्कि कोसी और सीमांचल का विकास अवरुद्ध क्यों है? और अवरुद्ध इस नज़रिए से कि जिस तरीके से नालंदा, नवादा, गया और पटना, मुजफ्फरपुर का डेवलपमेंट हुआ है, उस नज़रिए से अगर आप देखें तो पूर्णिया काफ़ी पीछे रह चुका है। तो आप क्या समझते हैं, आप क्या इस पर आपका नज़र क्या है कि आखिर पूर्णिया का डेवलपमेंट क्यों नहीं हो पाया है? आप बताइएगा ज़रूर। इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मैं मुकेश सिंह आपसे इजाज़त चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।